नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शर्मा के स्टूडियो में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वे है कि अब जिन छात्र छात्राओं ने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर जिसने एमए कर लिया है, अब वो आगे क्या करें। सभी ये चाहते हैं कि वे सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले या किसी अच्छी फर्म में उनको जॉब मिल जाए, लेकिन दिशा कौन सी चुने। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए समय की आवश्यकता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में अपने शैक्षणिक जो गति है उसको रोक दें। तो जिन छात्र छात्राओं ने एमए क्लियर कर लिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वे नेट की तैयारी करें। हालांकि वे ये चाह रहे हैं कि वे प्रशासनिक सेवा में जाएं, लेकिन इसमें समय लग सकता है। तो हमारे लिए एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इस बैकअप प्लान के लिए हम जो है नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करें। ये तैयारी आपके प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी उपयोगी रहेगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं जब प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही थी, तो उसी बीच मैंने नेट की एग्ज़ाम दिया। चूँकि मैं आरएस मेंस दे रही थी और उस समय पेपर हुआ करते थे, तो मेरे एक हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो मैंने हिस्ट्री से नेट दिया। और वो भी ऐसा कि ये एक ईश्वर की इच्छा ही होगी शायद। जब मेरे नेट के एग्ज़ाम थे, तो उस समय मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी। सिर्फ ये था कि बस मेंस देना है, मेंस देना है, मेंस देना है। तो उस मेंस की तैयारी के दौरान ही मैंने अपना नेट दिया और मैंने जेआरएफ नहीं भरा। मैंने सिर्फ एक कि मुझे क्लियर करना है। मित्रों ने कहा था कि भाई नेट एक एग्ज़ाम होता है, जिसको क्लियर करते हैं तो फिर लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि मैं तो प्रशासनिक सेवा में ही जाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने नेट दिया और पहले ही प्रयास में मैंने इसको क्लियर कर लिया। नेट क्लियर हो गया तो उसके बाद सबने कहा भी एमपीटी नाम का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करते हैं तो हम पीएचडी कर पाते हैं। लेकिन मेरी इच्छा कभी नहीं थी। मैं लाइब्रेरी जाती थी तो सब एमपीटी का एग्ज़ाम दे रहे थे, मैंने भी फॉर्म भर दिया। उसके बाद मैं उसको भूल गई। लेकिन तैयारी के दौरान एक दिन सब लोग के हम जल्दी जाएंगे इस बार लाइब्रेरी, क्यों कि भाई एमपीटी का एग्ज़ाम है। मैंने भी कहा भाई मैंने भी एमपीटी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है। तो आनन फानन में, चूँकि मैं लाइब्रेरी में थी, मेरे पास तो प्रवेश पत्र के लिए नंबर भी नहीं था, मैं निकालूं कैसे। फिर मैंने अपने फादर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने जैसे तैसे वो जो है फॉर्म के नंबर भेजे, मैंने अपना प्रवेश पत्र निकाला। 2 बजे का एग्ज़ाम था, 1:30 बजे आनन फानन में वहाँ पर गए और वहाँ जाके एमपीटी का एग्ज़ाम दिया। चूँकि हम हिस्ट्री का पेपर तैयार कर रहे थे आरएस के लिए, तो वो इतना जो है वो भारी नहीं लगा। और जब रिज़ल्ट आया तो उसमें क्लियर हो गए। अब ईश्वर की इच्छा है कि इसी दिशा में जाना था। तैयारी तो हमें प्रशासनिक सेवा की ही करनी थी, लेकिन हम जो है इस दिशा की ओर बढ़ दिए। एमपीटी में होने के बाद में फिर हमने सोचा कि भाई अब विषय क्या लिया जाए जिसमें हम पीएचडी करें। तो विषय ऐसा लेना था जो यूनिक था। हमारे गुरु एसपी व्यास सर, उनसे मिले हम। वो मुलाकात हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि हम जो है वो फारसी शिलालेखों पर अपनी पीएचडी करें। अब दुविधा ये थी कि हमें फारसी नहीं आती थी, और जो भाषा आए नहीं आपको और आप उसमें पीएचडी करो, तो हमने कहा सर ये विषय नहीं है, कुछ विषय बदलना पड़ेगा। सर ने कहा नहीं, 2-3 दिन आप सोचो इसके विषय में और उसके बाद फिर अपना निर्णय सुनाना। तो फिर 2-3 दिन सोचा, हमने सबसे डिस्कस किया कि विषय है वो बहुत टफ है, फारसी भाषा है जो हमें आती नहीं। हालांकि हमें उर्दू आती है, लेकिन फारसी आती नहीं थी। फिर हमारे फादर साहब ने कहा कि भाई पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो क्यों ना फारसी सीख ली जाए। क्योंकि उर्दू और फारसी की जो है वो लिपि सेम है, बस मायने अलग है। तो चर्चा करते करते फिर हमने कहा नहीं, अब सर कह रहे हैं तो यही विषय लेना चाहिए। उसके बाद जो है हमने सब्जेक्ट चुना। राजस्थान में जितने भी फारसी शिलालेख हैं उनका कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल
इम्पोर्टेंस के विषय में काफ़ी चर्चा हो गई, तो आप इस पे जो है कल्चरल इम्पोर्टेंस के विषय में जो है आप शोध कार्य। फिर उसके बाद हमारे गाइड तेजेंद्र वल्लभ व्यास वे हमें मिले, और ऐसा गाइड किसी को भी मिले तो उसकी जीवन की दिशा ही बदल जाती है। बहरहाल शोध यात्रा शुरू हुई। हम अजमेर, नागौर, सांचौर, जयपुर, जालोर, सिवाना, जैसलमेर, बाड़मेर विभिन्न क्षेत्रों पर गए, दुर्गों का अवलोकन किया, दरगाहों पर गए, मज़ारों पे गए, कुओं और बावड़ियों को छाना। वहां से जितने भी फारसी अरबी शिलालेख थे उनकी पिक्चर्स लेकर आए, क्योंकि चूंकि हम प्राइमरी सोर्सेज पे रिसर्च कर रहे थे तो हमारे पास लिटरेचरी सोर्स बहुत कम थे। तो एसपी व्यास सर, मनोरमा मैम, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जिब्राइल सर, अयूब सर, इन सब ने बड़ा ही सहयोग किया, और फारसी भाषा के शिलालेखों को हमने हिंदी में अनुवादित किया। उसके बाद मैसूर से किताबें लाई, चूंकि वो सारी ही इंग्लिश में थी तो हमें उसको ट्रांसलेशन भी करना था। इसमें हमारे पापा ने काफी सहयोग किया। उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में हमारे लिए ये काल बहुत अच्छा रहा, हालांकि ये बहुत बुरा समय था काफी लोगों के लिए, लेकिन इस समय तक हम सारे जो सोर्सेस इकट्ठे कर चुके थे, तो अब ये समय था कि हम इसको लिख लें। तो हमने जो है इसको रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया, और हमारे गाइड और एसपी व्यास सर का बड़ा सहयोग रहा कि हम लिखते गए और वो हमें जो है चेक कर कर देते गए। हमारे टाइपिस्ट और सहयोगी डॉक्टर क्षेमेंद्र का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो जैसे जैसे हम लिखते गए, हम रजिस्टर देते गए, वे जो है उसको टाइप करते गए, और कोरोना काल के होते हुए भी उन्होंने जो है हमें समय पर उसको पूरे ही मैटर को टाइप करके दे दिया। जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ, हमारा कार्य भी जो है वो समाप्त हो गया। चूंकि हम कोरोना से पूर्व काफी सेमिनार्स अटेंड कर चुके थे, हम वहां पर काफी पेपर्स पढ़ चुके थे, तो हमारे पास काफी पेपर्स थे और पब्लिश हुए पेपर्स भी हमारे काफी हो गए थे। तो उस लिहाज से हम काफी जो है लकी रहे। उसके बाद जो है हम जेएनयू के हिस्ट्री विभाग की विभागाध्यक्ष सुशीला मैम से बात की कि हमारा पीएचडी का कार्य जो है पूरा हो चुका है। हमारे गाइड सर ने उनसे अनुरोध किया, तो मैम जो है हमारा प्री वाइवा कराने के आदेश दिए। उसके बाद जो है वो हमारा प्री वाइवा हुआ, जिसमें पूरे ही इतिहास विभाग के लेक्चरर्स का काफी सहयोग रहा। हालांकि हमारे पीएचडी के दौरान भी भरत देवड़ा सर, रश्मि मैम, खासकर रश्मि मैम का बड़ा ही सहयोग रहा। उन्होंने पग पग पर हमारे जो है दिशा निर्देश दिए हमें। उसके बाद जो है हमारा प्री वाइवा हुआ, और प्री वाइवा होने के बाद हमने 15-20 दिन के अंदर ही अपनी पीएचडी जो है वो सबमिट करवा दी, और सबमिट करवाने के बाद अब सारा काम जो है वो सारा यूनिवर्सिटी का ही था। पैनल बनाना, उनको भेजना, ना इन सब में जो है लगभग 8 से 9 महीने लग गए। इस दौरान हमें काफ़ी ऐसा हुआ कि अभी तक हमारा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे गाइड सर ने कहा कि नहीं, ये सब यूनिवर्सिटी के कार्य हैं जो आराम से हो जाएँगे, उनको ही देखने हैं। उसके बाद वो दिन भी आ गया जब हमारा फाइनल वाइवा हुआ। हमारा फाइनल वाइवा जो है वो इंदौर के उपाध्याय सर ने लिया। तो हमें पता चला कि वाइवा ऑनलाइन है, तो हमें बहुत ही डर लगा, क्योंकि जब ऑनलाइन आपका वाइवा होता है तो आपको बहुत कम समय मिलता है अपनी बात को कहने का। लेकिन एसपी व्यास सर, मनोरमा मैम, तेजेंद्र सर, उसके बाद वो वक्त आया जब उन्होंने कहा कि नाउ यू आर डॉक्टर शमा, आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करता हूँ। तो ये हमें हमारे जीवन में बहुत ही उत्साह का विषय था कि हमें ये उपाधि प्राप्त हुई। और उसके बाद जो है हमने फारसी शिलालेखों में ही अपना कार्य आगे करने के लिए सोचा, और हमने जगह जगह सेमिनार्स में जो है अपने जितना भी रिसर्च वर्क किया था उसके पेपर्स जो है वो पढ़े। और उसके अलावा भी हमने बहुत से जो है शिलालेख एकत्रित किए थे, तो उससे संबंधित पेपर्स हमने जो है पढ़े। जैसे हम सरदार शहर गए, हिस्ट्री कांग्रेस है उसमें, इन सभी जगह जो है हमने अपने पेपर्स पढ़े और लोगों को पसंद भी आए, और ये पेपर्स छपे भी। पीएचडी के दौरान एसपी व्यास सर का बहुत सहयोग रहा।
उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। मनोरमा मैम का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, आत्मविश्वास बढ़ाते रहे। इसके अलावा चौपाल शोध संस्थान के विक्रम सिंह जी भाटी, सद्दीक सर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के डॉक्टर जिब्राइल सर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ही याकूब सर, इसके अलावा जेएनयू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के रश्मि मैम, भरत देवड़ा सर, भवानी सर, दिनेश सर, सबका बड़ा सहयोग रहा और सबसे ज़्यादा हमारे परिवार का, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे दोनों भाई-बहन, सबका सहयोग, हमारी भाभीयों का, सबका सहयोग काफ़ी रहा कि हम ये कार्य पूर्ण कर पाए। आशा है हमारे अनुभवों से आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा अपनी पीएचडी कार्य पूरा करने के लिए। अगर आपको हमारे अनुभव अच्छे लगे, ये यात्रा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।